Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our favorite daily news analysis which is being presented by me. My name is Kushbu and again I'm very sorry guys, I'm really very sorry. My health was not well, even now it's not that good, but आज जो है ऑफिस आ गए आप लोगों के लिए. सो आज जो ये वाला हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं, दिस इज़ ऑफ द 10th ऑफ अगस्त. ठीक है, तो ये 10th ऑफ अगस्त का न्यूज़ एनालिसिस है. इसके बाद जो है आज वाला भी आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज क्लास. एंड हम लोग जो है पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं विच वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास. राइट, द वेरी फर्स्ट वन इज द इंडिजीनियस वेब ब्राउज़र. तो वेब ब्राउज़र डेवलप करने की बात हो रही है यहाँ पर कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा खुद का वेब ब्राउज़र हो. लेकिन क्यों भाई, क्या नीड है, हमको अपना वेब ब्राउज़र लाने की ज़रूरत पड़ रही है. ओके, तो ये जो इंडिजिनस वेब ब्राउज़र के बारे में हम जानेंगे कि क्या कंपटीशन है, क्या है एंड ऑल, कौन कंडक्ट करा रहा है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग. नेक्स्ट इज दी केरलम. केरला का नाम केरलम करने की बात हो रही है यहाँ पर. तो इसका पूरा हिस्ट्री, ओरिजिनेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम. ये जो केरलम वर्ड है एंड ये इंडियन एक्सप्रेस से ये आर्टिकल मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है. ओके, बाकी सारे द हिंदू से, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस का है. नेक्स्ट है कर्नाटका में जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं उनका अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है. मतलब जो नंबर्स हैं वो अच्छा खासा जो है वो नंबर इंक्रीज हुआ है. सो दैट वी विल गेट टू नो अबाउट. देन स्टॉप द फेंस सिटिंग इन द क्लस्टर बॉम्ब यूज. अब ये क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं, दिस इज द एडिटोरियल. ठीक है, तो ये क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं एंड इसका क्या इम्पैक्ट है, रशिया एंड यूक्रेन एंड यूएस इसमें किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है. सो ऑल दोज थिंग्स वी विल गेट टू नो अबाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, अंडर दिस टॉपिक. नेक्स्ट इज द स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स. अब ये जो SMRs के बारे में यहाँ पर है कि हमको पावर जनरेशन करना है, राइट, लेकिन उसके साथ साथ हमको कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं उसको भी कम करने हैं, राइट. तो यहाँ पर ये किस तरीके से ये जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, how they would be helping us out with this thing. So we will understand this. ये हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के पार्ट में है एंड बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये वाला भी. नेक्स्ट है अमेजोन नेशंस टू जॉइंटली फाइट डिफॉरेस्टेशन. तो ये कौन से अमेजोन नेशंस हैं एंड डिफॉरेस्टेशन कहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है अमेजोन में. तो वी विल लुक इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल. मैप देखेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ समझेंगे. नेक्स्ट कम्स इंडिया टेक्स फर्स्ट स्टेप टू रिमूव एनिमल फ्रॉम ड्रग टेस्टिंग. सो एनिमल्स के ऊपर जो ड्रग टेस्टिंग होती रही है, तो इंडिया जो है अब उससे स्विच कर रहा है. नाउ वी वोंट बी डूइंग दिस थिंग. तो अब हम स्विच करेंगे तो किन चीज़ों के ऊपर जो है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, सो दैट वी विल गेट टू नो. एंड ये जो है हमारा साइंस, जो ये पेज 2 आता है लास्ट में द हिंदू का, उसमें दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज देयर. ई पेपर में ही आते हैं ये. चलिए, बट बिफोर स्टार्टिंग विद आर ऑल दीज टॉपिक्स एंड ऑल, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये दे दे कि यहाँ पर तथास्तु में हम लोग जो है, दिस इज़ तो गॉन, ये तो हो गया है. 15th ऑफ अगस्त जो है वो लास्ट एडमिशन, आपके पास लास्ट चांस है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन ओवर देयर, over here on this तथास्तु only. एंड इसमें जो है आप UPSC प्लस BA या फिर BA MA प्लस UPSC या फिर डिप्लोमा प्लस UPSC, तो हम लोग जो है ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन कराते हैं. यू कैन गेट द एडमिशन by 15th of August in any of these courses, or you can take admission only in the UPSC also. Okay, now apart from that NCERT की बैच भी चल रही है. philosophy optional start होने वाला है next मंथ से. देन essay enhancement प्रोग्राम चल रहा है, तो यू कैन टेक एडमिशन इवन नाउ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग ऑन. बहुत सारे दूसरे हमारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जैसे कि MSLV है फॉर द मेंस, एंड जिसका कि मैम ने कल लाइव सेशन भी लिया था. तो आप लोग इसमें से जो भी कोर्सेज आपको सूटेबल लगते हैं, यू कैन टेक एडमिशन इन एनी ऑफ दैट. एंड अगर आपको जो है डिटेल्स लेना है तो तथास्तु ICS.com, आप यहाँ पे जाकर के सारी डिटेल्स को फेच कर सकते हैं रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज कोर्सेज. या फिर यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, या यू कैन
obviously visit on these over here. हमारा ये जो ऑफिस का एड्रेस है, आप यहाँ पर भी आ सकते हो. ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. ये हम देखिए, इससे पहले मैं आपको आपको केरलम जो है ये पहले आपको बताना चाहूँगी. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट्स द रीज़न. सो केरला का नाम जो है, यूनानिमसली वहाँ की असेंबली ने कहा कि हम जो है इसका केरलम नेम देना चाहते हैं, ना कि केरला. Okay, and this is not historically our name, this is not what we meant, this is not we are, right, we are Keralam, so this is what they want. So ये जो है इन्होंने यहाँ पे यूनानिमसली केरला असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया, जहाँ पर कि सरकार को कहा गया कि आप जो है केरला, हमारा जो स्टेट का नेम है उसको चेंज करके अभी जो इसका नेम आप केरलम कर दीजिए. एंड कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर भी मेंशन है हम स्टेट्स का नेम वहाँ पर आप चेंज कर दीजिए. एंड प्लस जो है जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ पर भी केरला से केरलम नेम जो है वो चेंज होना चाहिए, केरला से केरलम होना चाहिए. ये रेजोल्यूशन जो है वो अभी रिसेंटली पास किया गया. ओके, नाउ इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया दैट द नेम ऑफ आवर स्टेट इन मलयालम इज केरलम. मलयालम लैंग्वेज में कि हमारे स्टेट का नाम जो है वो केरलम है. एंड जो केरला स्टेट जो फॉर्म हुआ था, इट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही फॉर्म हुआ था November 1, 1956 में, जिसको कि केरला फॉर्मेशन डे के तौर पर भी ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, विच डे? दिस November 1. ओके, 1 एवरी ईयर जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है इस तरीके से. अब यहाँ पे ये चीज़ कहा गया कि जो हमारे स्टेट का नेम है फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ पर कि स्टेट्स के नेम होते हैं, तो वहाँ पर प्लीज़ इनको चेंज कर दिया जाए, केरला से केरलम कर दिया जाए. एंड इसके साथ साथ आर्टिकल 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सो आर्टिकल 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी चेंज कर दिया जाए. ठीक, मतलब यहाँ पे जो नहीं, आर्टिकल नहीं, मतलब आर्टिकल में जो केरला का नेम है वो चेंज करके अभी इसको केरलम जो है नेम दे दिया जाए. तो यहाँ पे तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शो कर रहा है. एक तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल एंड आर्टिकल 3. ठीक है, ये दोनों ही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. एंड ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्टेट्स के नेम जो है वो मेंशन है. तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये जो आर्टिकल में दिया गया है, दैट इज द ओरिजिनेशन ऑफ द नेम दिस वर्ड केरला. तो केरला वर्ड जो है वो सबसे पहले कहाँ मेंशन था? सो इट वाज मेंशन इन द अशोकाज रॉक एडिक्ट द सेकेंड रॉक एडिक्ट जो था अशोका का 257 BCE में. तो वहाँ पे केरला पुत्र जो है वो वर्ड मेंशन था, यानी पुत्र सन ऑफ केरला. ओके, तो ये चीज़ जो है वो वहाँ पे मेंशन थी. तो यहीं पे ही जो वर्ड है वो केरला वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हमको पता चला. ठीक है, केरला पुत्र के बारे में, जिनको कि सन ऑफ चेरा भी कहा जाता है, यानी कि चेरा डायनेस्टी के थे. तो चेरा के पुत्र, तो चेरा डायनेस्टी से ही बिलोंग किया करते थे. केरलम जो वर्ड है, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये वर्ड बेसिकली चेरम से निकल करके आया है. ये ओके, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड चेरम. यहाँ पर एक जर्मन स्कॉलर का नाम भी रेफर किया गया है, डॉक्टर हरमन. ये एक जर्मन स्कॉलर है, जिन्होंने मलयालम टू इंग्लिश डिक्शनरी जो है, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम उसको उन्होंने मलयालम टू इंग्लिश जो है डिक्शनरी रिलीज करी थी, जिसमें कि ये जो केरम वर्ड है, केरम वर्ड, he observed that the word केरम is the कैनरीज कन्नड़ा. ठीक है, तो कन्नड़ा फॉर्म ऑफ द चेरम, केरम जो है वो चेरम का कन्नड़ा फॉर्म है. दैट इज द चेरम का कन्नड़ा फॉर्म इज द केरम. एंड he described केरलम एज दैट ऑफ द चेरम. केरलम जो है उसको चेरम के तौर पे उन्होंने जो है यहाँ पर रेफर किया. एंड यहाँ पर ये जो चेरम वर्ड कौन से रीजन को ये रेफर कर रहा था? तो इट वाज रेफरिंग दैट लैंड मास जो कि गोकर्ण
दिस गोकर्णम एंड कन्याकुमारी के बीच का लैंड मास है। ओके, तो गोकर्णम एंड कन्याकुमारी के बीच का जो लैंड मास है दैट इज द चेरम। ये इस एरिया को इन्होंने जो है चेरम वर्ड दिया गया। और ये जो रूट वर्ड है, द ओरिजिन ऑफ द टर्म कुड पॉसिबली बी फ्रॉम द रूट चेर। चेर रूट से, ये रूट वर्ड से जो है ये चेरम वर्ड निकल करके आया है। एंड चेरलम में ये जो आलम करके लिखा हुआ है, चेरलम में आलम, दैट मीन्स द रीजन और दैट ऑफ द लैंड, राइट। सो दिस इज हाउ दे हैव एक्चुअली एक्सप्लेन कि किस तरीके से जो है चेरा, चेरम, देन केरला, केरलम, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो निकल करके सामने आए हैं। नाउ अब यहाँ पर जो है ये बोल रहे हैं दैट द पीपल स्पीकिंग मलयालम हैड हिस्टोरिकली बीन रूल्ड बाय द वेरियस किंग्स एंड दैट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। दे हैव ऑलवेज बीन रूलिंग दिस एरिया। कौन? ये जो केरलम वाला एरिया है वहाँ पर कौन लोग थे? तो ये बेसिकली वो लोग जो कि मलयाली स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है। तो मलयाली स्पीकिंग लोग इस एरिया को हमेशा से रूल करते आए हैं। 1920 was the time that the IKEA Kerala movement gathered momentum and the demand for a separate state for the Malayalam speaking people were raised. So लोग जो हैं वो question they actually started this movement, Kerala movement, जहाँ पर कि वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो अपना नेटिव लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के बेसिस पे हमको हमारा जो एरिया है वो एक स्टेट, एक सेपरेट एरिया जो है वो हमको दे देना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट द पीपल केम अप विद। एंड यहाँ पर इन्होंने कहा था कि मलाबार, कोची और त्रावणकोर जो रीजन है, इन तीनों रीजन को मिला करके हमारा एक सेपरेट एरिया यानी कि केरला जो है वो बना करके दे दो। ओके, सो दिस वाज एक्चुअली डन एंड देन लेटर ऑन जो है फिर फ्रीडम मूवमेंट एंड ऑल, क्योंकि 1920s की बात है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हुई। फाइनली जो है ये 1949 जुलाई 1 1949 को दो स्टेट्स त्रावणकोर एंड कोची दोनों को इंटीग्रेट करके एक नया स्टेट बना, त्रावणकोर कोचिन स्टेट जो है वो बना, ठीक है। देखिए पहले क्या था कि जब हम लोग जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिपेंडेंस आज़ादी होने के बाद जो है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे, कुछ छोटे स्टेट्स भी थे, छोटे छोटे एकदम कहीं कहीं पे स्टेट्स थे, बहुत सारे ना, 500 प्लस जो 500 प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स थे। आप समझ सकते हो कि इंडिया कितना बड़ा है और उसमें 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे। तो यू कैन इमेजिन कि उन सभी को फिर हमको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको पार्टीशन करनी थी। पार्टीशन इन द सेंस उनको इंटीग्रेट करना था कि ये पंजाब है तो ये यूपी है तो ये बिहार है, राइट। तो ये सारे काम जो है हमको प्रॉपर तरीके से करना था। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो बैठाया करते थे, ठीक है। तो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होनी, स्टेट रीऑर्गेनाइज हो रहे थे, तो दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, जो कि आज आप देख सकते हो कि जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज दे हैव बीन डिवाइड, उनको इंटीग्रेट किया गया है, उनको उस हिसाब से जो है उनकी बाउंड्री निर्धारित करी गई है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से उनको जो है हमको डिवीजन करके एरियाज जो हैं वो डिसाइड करने थे, स्टेट्स बनाने थे, राइट। बट द पीपल अपोज्ड, लोगों का डिमांड था कि नहीं, हमको लैंग्वेज के बेसिस पे ही हमारा स्टेट जो है वो चाहिए। तो फाइनली सैयद फैज़ल अली कमीशन, इनके एक कमीशन जो है बैठाया गया सैयद फैज़ल अली जी के अंदर। यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन हुआ कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे करने के लिए। एंड फाइनली जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट जो है और तालुक ऑफ कासरगोड, इन ये जो कुछ एरिया थे जहाँ पर कि मलयालम स्पीकिंग लोग काफ़ी अच्छे नंबर में थे, तो उन एरियाज़ को मिला करके केरला स्टेट जो है वो फाइनली बना दिया गया November 1, 1956 को। ओके,
यहाँ पर ये स्टेट जो है वो फॉर्मेशन हुआ। एंड इसके अलावा इन दे ऑल्सो रेकमेंडेड द एक्सक्लूजन ऑल्सो, किसके एक्सक्लूजन ऑफ 4 सदर्न तालुक्स ऑफ द त्रावणकोर। त्रावणकोर के 4 तालुक्स थे जिनको कि तालुकास को अलग करने के लिए बात करी गई, जिसमें कि तोवाला, अगस्थी वर्मन वरम, देन कलकुलम एंड विलय दिस विलयन कोड़े, इनको जो है अलग करा गया। एंड फाइनली जो है इनको तमिलनाडु में लेटर ऑन मिला दिया गया था। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि केरला जो है वो 1 नवंबर 1956 को जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई थी। एंड मलयालम में जो है इसका वर्ड केरलम है, ना कि केरला है। एंड दिस इज व्हाट दे आर आल्सो डिमांडिंग, दैट इट शुड बी कॉल्ड एज द केरलम, नॉट दैट as the Kerala. Okay, so this was the whole and interesting story of Kerala, right? I really like this thing. And this is not the only state which actually demanded this thing. ठीक है, ओडिशा जो है वो पहले ओडिशा इस तरीके से इसकी थी स्पेलिंग, ठीक है। अब जो है इसको चेंज करके ओडिशा कर दिया गया है, ठीक है, ओडिशा, बिकॉज दिस इज हाउ द पीपल स्पीक, ओडिशा बोलते हैं वो लोग, ठीक है, उड़िया लोग। सो दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड एंड दिस हैज बीन चेंज्ड। तो ऐसा सच नहीं है कि इसको जो है आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, स्टेट्स के नेम जो हैं वो चेंज हुए हैं, सो दिस कैन बी डन, सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी ह्यूज डिमांड। Now, the next topic is the develop indigenous web browser grab cash prizes. So this is what has been decided कि भाई जो आप जो है एक ऐसा वेब ब्राउज़र बनाइए, इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेब ब्राउज़र बनाइए जो कि हमको चाहिए, हम मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिमांड कर रही है इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये पॉइंट कही जा रही है कि अगर आपने इंडिजिनियसली डेवलप किया एक ऐसा वेब ब्राउज़र जो हमको चाहिए वैसा अगर आता है, तो आपको जो कैश मनी है वो मिलेगी 3.5 करोड़ रुपए, 3.4 करोड़ रुपीज़ जो है वो आपको मिलेगा। सो यू कैन इमेजिन इट्स रियली वेरी गुड अमाउंट। ओके, तो अगर आप लोग जो है ऐसा कर सकते हो तो देन प्लीज़ डू दिस, दिस इज़ रियली वेरी गुड। सो अब यहाँ पर आइडिया आती है, क्वेश्चन आता है कि भाई हमको क्या नीड है, व्हाट इज द नीड। ओके, व्हाट इज द नीड ओवर हियर? द नीड इज दैट की सिक्योरिटी एक ही सबसे बड़ी नीड है, एंड दैट इज द सिक्योरिटी। ठीक है, हम जो है कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन लेकर आते हैं, हम कुछ ऐसा चीज़ें हमारी सरकार यूज़ करती है जो कि ये जो वेल नोन ब्राउज़र्स हैं जैसे कि क्रोम हो गया, राइट, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गए, तो ये जो ब्राउज़र, ये जो वेब ब्राउज़र्स हैं ये उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि नहीं, वो एक्सेप्ट करे। ओके, और ऐसा वेब ब्राउज़र हो जो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करे, तो इसीलिए हमको अपना खुद का वेब ब्राउज़र डेवलप करने की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, अब यहाँ पर होता क्या है, what the browser ideas entered into this competition will have to trust the controller। जो भी ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र आप डेवलप कर रहे हो, तो वो वही वेब ब्राउज़र्स यहाँ पर कंपटीशन में एंटर कर सकते हैं जो कि इंडिया की अपनी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, जो कि इंडिया की अपनी डिजिटल इंडिया की अपनी अथॉरिटी है फॉर द डिजिटल सिग्नेचर्स, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करती हो, उस चीज़ को वो सपोर्ट करती हो, विच इंक्लूड्स द SSL यानी कि सिक्योरिटी सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, इनको ये एक्सेप्ट करती हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि यही चीज़ जो है ये वेब ब्राउज़र्स एक्सेप्ट नहीं करती थी। सो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस हमको दूसरी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो दूसरी कंट्रीज़ की, दूसरे जो थर्ड पार्टी एक तरीके से उनकी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वहाँ से हमको खरीदना पड़ता था। तो जब हम किसी और अपनी सिक्योरिटी की पर्पस से किसी और से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वहीं पे ही जो थर्ड पार्टी से खरीद रहे हैं, तो वहीं पे ही क्या हो गया, हमारा सिक्योरिटी लैप्स हो गया।
राइट। अब वहीं पे ही जब सिक्योरिटी लैप्स हो गया तो हम कैसे बोलेंगे कि भाई आगे जाकर के जो आगे जाकर के हमारी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर रहेगी, सही रहेगी करके। how can you say that this thing, right? So this is the reason why we needed this. We are in need of our own web browser. Okay, so यहाँ पे यही जो main चीज है, that is the security thing. Okay, so this is what actually has been said. ये पूरा का पूरा आर्टिकल में यही पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पर जो ये कंपटीशन है ये कौन कंडक्ट कर रहा है, ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? सो ये आईटी मिनिस्ट्री के अंदर अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन है और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये मिलकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड हुएवर विल बी विनिंग उसको 3 करोड़ रुपीज जो है, 4 करोड़ रुपीज जो है, दैट विल बी अवॉर्डेड। सो do go, I mean, you people must grab this opportunity. Now the next topic, this is really very small topic, इसमें बस जो है information purpose से ही है। वर्ल्ड एलिफेंट डे अगस्त 12 को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड रिसेंटली सर्वे हुआ था तो कर्नाटका में 346 एलिफेंट्स के जो नंबर हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। पहले ये 6049 थे, अब ये 6395 हो गए हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड नंबर। सो दैट इज़ ऑफ द कर्नाटका। यहाँ पर एक वर्ड है पैचीडर्म्स दिया हुआ है, तो पैचीडर्म्स ये हाथी, जो बिग मैमल्स होते हैं जैसे हाथी हो गया, एलिफेंट हो गया, या फिर जो राइनो हो गया, इनको ये रेफर करते हैं, ठीक है, पैचीडम वर्ड। यहाँ पर ये जो सर्वे किए थे तो इस सर्वे में एक और चीज़ निकल कर के सामने आई है कि डेंसिटी, एलिफेंट की डेंसिटी, ठीक है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर 1116 एलिफेंट्स मतलब यहाँ पे हैं। एंड यहाँ की जो डेंसिटी है वो 0.96 पर स्क्वायर किलोमीटर है। एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर 0.93 डेंसिटी है ये एलिफेंट्स की, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर की यहाँ पर ये बात हो रही है। अब बांदीपुर एंड नागरहोल कहाँ पर है? ओके, सो वो शायद यहाँ पर अटैच नहीं रहा, ठीक है। सो यस, दिस इज इट, this is the one. So here you can see that Bandipur and the Nagarhole, this is the Bandipur tiger reserve and this is the Nagarhole, दोनों ही जो है वो आसपास ही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो इट इज़ देयर नियर बाई, इट इज़ देयर दैट ऑफ द केरला एंड कर्नाटका, नियर बाई में ही है। एंड हियर यू कैन सी दी तमिलनाडु ऑल्सो। सो दीज आर द टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स ही हैं यहाँ पर, आप जो कि यहाँ पर देख रहे हो। ओके, सो दिस इज इट related to this topic. Now the next topic is our this stop the fence sitting in cluster bomb use. This is really very good article. I really like this thing. And यहाँ पर जो है ये cluster bomb से related बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लस्टर बॉम्ब से रिलेटेड जो है यहाँ पर इन्होंने बात बताई है। क्लस्टर बॉम्ब्स एक्चुअली होते क्या हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ठीक है। क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो इस तरीके से आएंगे जैसे कि ड्रॉपलेट्स नहीं होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो बारिश ये जो इस तरीके से हुए, ये बूंदाबांदी, इतना सारा ढेर सारा बारिश, ये जो बूंदे गिर रही हैं शायद, दोज आर द ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो वैसे ही ये क्लस्टर बॉम्ब्स भी होते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स जब ये आप अटैक करते हो तो यहाँ पे जिस वेपन से आप ये बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब्स को मतलब आप ये फायर करते हो, तो यहाँ से ना बहुत सारे बॉम्बलेट्स होते हैं, इसके बहुत सारे बॉम्बलेट्स होते हैं। और वो सारे के सारे बॉम्बलेट्स, जैसे कि ड्रॉपलेट्स वैसे ही बॉम्बलेट्स, तो ये सारे के सारे जो ये बॉम्बलेट्स हैं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सभी जा कर के जो है ये ब्लास्ट कर जाएं। ओके, दे कैन स्टे एट वन प्लेस फॉर मैनी ईयर्स, बहुत टाइम पीरियड के लिए जो है ये वहीं पे ही रह सकते हैं। अब सपोज कि जब वॉर टाइम पीरियड चल रहा है तो उस टाइम अटैक हुआ एंड पीपल वर किल्ड, सिविलियंस वर किल्ड, मेनी मिलिट्री पीपल वर किल्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दोज थिंग हैपन, बट ड्यूरिंग पीस आवर्स, सपोज कि पीस टाइम चल रहा है एंड उस टाइम पीरियड में कहीं पे ये जो क्लस्टर बॉम्ब थे वो फट गए, सो
तो क्या होगा। सो ये एक तरीके से लैंड माइन जैसे भी ये काम करते हैं, क्योंकि ये कहीं पे पड़े हुए हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन जो ब्लास्ट हो गया एंड सिविलियन एरिया था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाई दीज आर नॉट एक्चुअली गुड। अगर ये उसी टाइम ब्लास्ट हो जाते तो बात समझ में आता है, लेकिन अगर ये बहुत टाइम बाद हो, जब वॉर फिनिश हो चुका है एंड उस टाइम ये बहुत सारे सिविलियंस को को हर्ट करे एंड उनकी डेथ हो जाए, सो दैट वोंट बी अ गुड आइडिया, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द क्लस्टर बॉम्ब्स। यहाँ पर जो ये क्लस्टर बॉम्ब है, ये अभी न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लस्टर म्यूनिशंस देने की बात करी है यूक्रेन को। इमेजिन। सो पूरी दुनिया जो है वो कोशिश कर रही है कि रशिया एंड यूक्रेन का ये जो वॉर हो रहा है वो फिनिश ऑफ हो जाए, लेकिन यहाँ पर यूएस क्या कर रही है, तुमको ये चाहिए ये भी लो, तुमको वो चाहिए ये भी लो, मतलब वॉर नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर यूक्रेन का सबसे बड़ा लॉस है। आप लोगों ने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका लोग यूज करते हैं जस्ट टू टॉर्चर समवन एल्स, किसी और को परेशान करने के लिए बीच में एक प्यादा ले आते हैं एंड उसका यूज करते रहते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द यूएस इज आल्सो डूइंग। यूएस भी यही काम कर रहा है। कर क्या रहा है ये एक्चुअली? सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग कि भाई हम जो है आपको सारे वेपन सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यू जस्ट कीप ऑन फाइटिंग। बट द पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिएगा, यूक्रेन को नेटो इतनी आसानी से ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। यूक्रेन वोंट बी ज्वाइनिंग नेटो इन नियर फ्यूचर एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एस्केलेट हो जाएंगी। देखो भाई, नेटो ज्वाइन करने का मतलब हुआ कि नेटो का एक सिंपल सा फिलॉसफी है, अटैक अगेंस्ट वंस मीन्स अटैक अगेंस्ट ऑल द पीपल, ऑल द कंट्री, ऑल द स्टेट जो कि नेटो के पार्ट है। तो अगर यूक्रेन इसका पार्ट बन जाता है तो इसका मतलब सारे के सारे नेटो मेंबर्स जो हैं उनको रशिया से फाइट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन हो जाएगी, राइट। सो विच इज नॉट राइट, ओके, एंड जो सही नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपको वर्ल्ड खत्म करने की इतनी ज्यादा चाहत है तो फिर करो, ओके, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। यहाँ पर यूक्रेन बेवकूफ बन रहा है, पूरी वहाँ पे जो सिविलियंस हैं वहाँ पे उन सभी की ज़िंदगी जो है वो खतरे में डाल रखे हैं यहाँ इनके जो प्रेसिडेंट है, राइट। इसीलिए जो है आपको अपना नेता ना बहुत समझदारी से और सोच समझ करके चुनना चाहिए। ऐसे ही किसी को कोई फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप उसको नेता बना दो, उसको आप अपना लीडर बना दो, अपनी कमान थमा दो अपनी ज़िंदगी की बागडोर की, तो यही चीज़ें होंगी। ओके, शाहरुख खान इज अ गुड एक्टर, लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं भाई वो पॉलिटिशियन बन जाए तो वो कैसा पॉलिटिशियन बनेंगे, यू कैन इमेजिन, राइट। आई डोंट हैव एनी पर्सनल अगेंस्ट, मतलब मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अब सचिन को ही आप बोल दो भैया, सचिन को अगर आप पॉलिटिशियन बना देंगे तब हाँ वो कैसे, वो प्राइम मिनिस्टर का जो इतना प्रेशर है वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे, राइट। सो द पर्सन शुड बी वेल ट्रेन्ड एंड उसको जो है वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है। ऐसे ही कोई नहीं बन सकता। दिस इज द रीजन वाई राहुल गांधी इज स्टिल सिटिंग ओवर देयर इन द ऑपोजिशन, ठीक है। खैर, तो क्लस्टर म्यूनिशंस और क्लस्टर बॉम्ब्स आर वेपन्स दैट रिलीज मल्टीपल explosive submunitions, also called bomblets, into the air. This is being thrown into the air. These submunitions explode as soon as they hit the ground. ये जैसे ही ग्राउंड पे हिट करेंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर ये एक्सप्लोड कर जाएंगे, killing and maiming people in the area. Many bomblets do not blow up instantly and remain dormant for the years, known as the डुड रेट। काफी टाइम तक जो क्या होगा ये डोमेंट ही वहीं पे ही वैसे ही के वैसे पड़े हुए हैं। ये जो इनएक्टिव बॉम्बलेट्स हैं दे एक्ट एज द प्रीकैरियस लैंडमाइंस, posing a grave threat to the civilian population including women and children for a long time.
एंड यहाँ पर देखो ये जो स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं ना, इट विल बी रियली हार्मफुल फॉर द विमेन एंड चिल्ड्रन। भाई मेन लोगों की जिंदगी नहीं होती है क्या, राइट? इट विल इम्पैक्ट एवरीवन which includes even the children. That is good. ओके तभी तभी तो जाकर के फेमिनिज्म वाली जो चीज़ है वो होगी। डेथ होने का जब सीन है तो वहां पर मेन को पहले खड़ा कर दे, विमेन नहीं, हम तो विमेन है, तो वो वाली बात थोड़ी होगी। खैर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दीज विल ऑल्सो बी इम्पैक्टेड। तो यहाँ पर ये इनका कहने का मतलब है कि भाई जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, अगर ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं ये ब्लास्ट होंगे, सो इन दी नियर फ्यूचर, सपोज कि जब इनको थ्रो किया गया उस टाइम नहीं हुए बॉम्ब ब्लास्ट, लेटर ऑन जाकर के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ठीक है, तो उस टाइम दिस विल बी हाईली इम्पैक्टिंग द सिविलियन पॉपुलेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो बीइंग सेड कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स थे इनका उस टाइम यूज हुआ था। एंड यूएस ने किस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब्स को यूज किया है उसका आप इमेजिन कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में, एंड यू कैन सी द सिचुएशन ओवर देयर नाउ, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी सिचुएशन कैसी है। अभी 86 लगभग जो है 56 टू 86,000 पीपल दे एक्चुअली हैव डाइड because of these cluster bombs. So this is something which is not good, cluster bombs जो है। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच, जो कि एक सोसाइटल ये दिस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच है, they have gathered momentum over here because of this cluster bombs, and this resulted in an international treaty called the Convention Cluster Munitions being enacted in May 2008। यहाँ पर जो है 1960s से बता रहा है कि लगभग 86,000 लोग जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी बिकॉज ऑफ दीज क्लस्टर बॉम्ब्स। तो यहाँ पर कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस जो है दिस एक्चुअली केम इनटू बीइंग, ये जो है आया 2008 में इसको एनेक्ट किया गया। बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि नेटो के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो इसके पार्ट ही नहीं है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन के। जो बिग प्लेयर्स हैं जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल और इंडिया, ठीक है, नेटो में और भी नेटो के जो कुछ मेंबर्स हैं जैसे कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये तो है ही हैं, लेकिन और भी जो दूसरे बिग प्लेयर्स हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस सीसीएम। इन्होंने इसमें जो सिग्नेटरी नहीं है, कौन? यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल और इंडिया इसके मेंबर्स ही नहीं है। एंड यूक्रेन तो खैर इसका मेंबर ही नहीं है, इन लोगों ने साइन ही नहीं किया है, एंड यूक्रेन इसका मेंबर ही नहीं है। सीसीएम का आर्टिकल 1 जो है वो कहता है दैट आर्टिकल 1 ऑफ दिस सीसीएम क्लस्टर कन्वेंशनल क्लस्टर म्यूनिशंस, यहाँ पर ये पॉइंट कहता है दैट इट बैन्स द यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द क्लस्टर बॉम्ब्स। ये बैन करता है ये कन्वेंशन कि आप क्लस्टर बॉम्ब्स जो है स्टॉक पाइल नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, इनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से जो है क्लस्टर बॉम्ब्स को आप अपने पास जो है वो नहीं रख सकते हो। The convention further obligates countries to destroy existing stockpile of the cluster munitions in their possession, and countries also legally bound to develop a victim assistance program also in order to provide support and rehabilitation to the cluster bomb victims in their jurisdiction। जहाँ पर भी इस तरीके का कोई अगर बॉम्ब अटैक हुआ है तो वहाँ पर विक्टिम्स को असिस्टेंस देने का भी जो जिम्मेदारी है वो बैठती है उन लोगों की। लेकिन यहाँ पर जो मेन कंट्रीज है, मेन प्लेयर्स हैं, वही इसका पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज भी तो है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं ये सिविलियन सिर्फ ऐसा ही तो नहीं है कि भाई हम जो है इन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे, जो क्लस्टर बॉम्ब्स गिर रही हैं नहीं ये तो मिलिट्री बेसमेंट है हम तो यहीं गिरेंगे, ये तो सिविलियन बेस है, यहाँ पर तो हम नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं गिरेंगे। तो एज सच ऐसा कोई चीज़ तो नहीं देख करके वो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा,
ठीक है, एंड द वे इट इज बीइंग थ्रोन, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सिविलियन एंड मिलिट्री सभी को इम्पैक्ट करने की बात करेगा, मतलब वहाँ पर वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड देयर इज अ फंडामेंटल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ norm applicable to armed conflicts and it is the prohibition of indiscriminate attack. मतलब an essential canon of international law is that the use of force must be discriminate. जो फोर्स है वो डिस्क्रिमिनेटली यूज होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जो है सिविलियंस पे अटैक करोगे, नो, इट शुडंट बी डन ऑन द सिविलियंस बट द मिलिट्री स्पेसिफिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, देयर यू कैन अटैक बट नॉट ऑन द सिविलियन एरियाज। तो ये दिस इज द customary international customary international law and the CIL, this customary international law, इसका आर्टिकल 51 क्लॉज 4 जो है of additional protocol first to the 1949 Geneva Convention to which both the Russia and the Ukraine are the parties। तो यहाँ पर ये दोनों ही रशिया और यूक्रेन जो हैं इसकी पार्टीज हैं, मतलब पार्टीज इन द सेंस जेनेवा कन्वेंशन के ये पार्ट हैं। तो it given the nature of the cluster bombs their usage is a classic example of indiscriminate use of the force। यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ पर भी मिलिट्री फोर्सेस की यूज़ हो रही है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि आप कहाँ पे अटैक करोगे एंड नॉट ऑन द सिविलियन एरिया। बट क्लस्टर बॉम्ब्स का जिस तरीके का नेचर है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर सीन जो है वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इट डजंट डिफरेंशिएट कि भाई कॉम्बेटेंट्स के ऊपर अटैक हो रहा है या फिर सिविलियंस के ऊपर हो रहा है, बिकॉज एट मतलब जैसे it is coming, it is being dropped, so it is being dropped at a many places, droplets, ठीक है, वैसे ही बॉम्बलेट्स इट इज बीइंग ड्रॉप्ड। सो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाती है, ये इलीगल हो जाता है, यू कैन नॉट यूज दी क्लस्टर बॉम्ब्स। अब यही जिनेवा कन्वेंशन का ही कोडिफाइड आर्टिकल 51 क्लॉज 5 ऑफ द एडिशनल प्रोटोकॉल first to 1949 Geneva Conventions, this rule prohibits excessive use of the force. Okay, you cannot use excessive forces which can damage to the civilian population or civilian objects when compared to the military benefits एंटिसिपेटेड, राइट। तो यहाँ पर अगर मिलिट्री बेनिफिट्स एंटिसिपेट करो तो इसके बेसिस पे आप ना ज़्यादा फोर्सेस भी यूज़ नहीं कर सकते हो कि जहाँ पर सिविलियंस मिलिट्री सभी को ही इम्पैक्ट हो रहा है लेकिन सिविलियंस अच्छे खासे जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर अब वही बात लेकिन आ जाती है कि CCM जो है रशिया एंड यूक्रेन दोनों ही सिग्नेटरी नहीं है एंड दोनों ही, रशिया ऑलरेडी जो है इसको क्लस्टर बॉम्ब्स का यूसेज कर चुका है, जैसे कि खार्किव में इसने यूज़ किए थे रशिया ने, एंड अब जो यूक्रेन भी क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज़ करके इंटरनेशनल लॉ जो है इनको ये वायलेट कर रहा है एंड दिस थिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। ओके, नेक्स्ट इज कैन SMRs हेल्प इंडिया अचीव नेट ज़ीरो। ओके, नेट ज़ीरो जो है वो अचीव करने में क्या SMRs जो है वो इंडिया की हेल्प कर सकता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 जो है यहाँ पर इट टॉक्स अबाउट टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 जो है वो इस चीज़ के बारे में बात करता है। अब जो वर्ल्ड है यहाँ पर ये कह रहा है कि एनर्जी सप्लाई का 82% पूरी दुनिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर इसी हिसाब से चीज़ें होती रही तो ऑब्वियस सी बात है कि डीकार्बनाइजेशन जो हम अचीव करने की बात कर रहे हैं दैट कैन नॉट बी डन एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिए कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है इसको यूज़ करिए,
चाहिए, सो दैट इट वुड बी रियली वेरी गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। इस तरीके से चीज़ें जो है हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी ही सपोज अगर जो चार्ज इनको ईवीज को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो ही कोल से अगर बन रहा है का मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन फुटप्रिंट कहाँ से होंगे कम। हाँ, जस्ट इमेजिन कैसे होंगे कम, राइट। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है दैट द इलेक्ट्रिसिटी इन फाइनल एनर्जी कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज बाय 80% टू 150% बाय 2050। दिस इज व्हाट इट विल एक्चुअली हैपन, राइट। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी की नीड जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू इंक्रीज, इट इज नॉट गोइंग टू गो डाउन, राइट। तो यहाँ पर आ जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि एक टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं वो हमारे लिए यहाँ पर, ओके। राइट। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाती है कि ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं जो कि खुद में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स के तौर पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है that there is a widespread consensus among policymakers in several countries that the solar and wind energy alone will not suffice to provide the affordable energy for everyone, बिकॉज इनका जो इंस्टॉलेशन है सोलर और विंड एनर्जी का वो अपने में ही बहुत कॉस्टली है, उतना बड़ा एरिया जो है हमको अक्वायर करना पड़ता है, राइट, करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए भी अच्छा खासा पैसा लगेगा, राइट। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट अफोर्डेबल एंड इट वुड, एंड हम कहें कि हर किसी को भी मिल जाए इलेक्ट्रिसिटी तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहीं पे ही ये एसएमआर जो है वो आते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, द डिमांड फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम हो गया, निकल, कोबाल्ट और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, दे रिक्वायर्ड फॉर द क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज and is likely to increase by 3.5 times by 2030। 3.5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इनकी डिमांड, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजीज में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको नए माइंस जो हैं वो डेवलप करने पड़ेंगी, नए प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमको जो है उसमें इन कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उनको भी हमको जो है लेकर के आना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन सारी चीज़ों का एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड विच वी कैन सी ओवर देयर इन द चाइना, इंडोनेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन सभी में। राइट। तो इन सभी जगहों पे जो है हमको माइंस, हमको एक्चुअली क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, एंड वी विल बी इन नीड to obviously to invest money because we need all these kind of things and all, and these areas will also be impacted. The top 3 mineral producing and mineral processing nations control 50 to 100% of the current global extraction। 50 से 100% जो है ये कुछ कुछ ही हैंडफुल ऑफ नेशंस हैं जो कि ये जो टॉप 3 लिथियम, निकल, कोबाल्ट है, इनका वहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है एंड दे आर एक्चुअली सप्लाइंग टू द वर्ल्ड। अब इन सारी चीज़ों की वजह से तो ऑब्वियस सी बात है कि जियो पॉलिटिकल सिनारियो जो हैं वो गड़बड़ होंगे, एंड इनकी
जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, वो भी इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहीं पे ही नेक्स्ट पॉइंट ये लोग कहते हैं रिलेटेड टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब यहाँ पे हमको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट कम्स द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी का 10% जनरेट कर पाती हैं, एंड इट एक्चुअली हेल्प अस अवॉइड 180 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ natural gas demand and 1.5 billion tons of the CO2 emissions every year। हर साल जो है ये काम करने में ये हमारी हेल्प करती हैं। बट न्यूक्लियर पावर के साथ भी ये बात कह रहे हैं कि नेट ज़ीरो अचीव करना जो है वो हमारे लिए काफ़ी हद तक चैलेंजिंग है एंड बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को एस्टैब्लिश करना कोई बहुत ही सस्ता काम नहीं है। ओके तो यही पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाईली स्किल्ड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, हाईली स्किल्ड जो जॉब्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी वाला हो गया पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, तो ये जो हाई स्किल्ड वाले कुछ जो जॉब्स हैं वो ज़रूर ये जनरेट करती है। बट ओवरऑल इनका भी कोई खास जो है हमारे लिए उतना यूज़फुलनेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे ही अगर हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करें, तो ये इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट की है, एंड ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट साइट्स है जो कि डीकमीशन्ड है, थर्मल पावर प्लांट साइट्स जो कि डीकमीशन्ड है, यूज़ नहीं हो रहे हैं, उन्हीं साइट पे हम एसएमआर जो है उनको वहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वहीं पे ही उनको हम यूज़ कर सकते हैं बाय रीपर्पसिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, thus sparing the host country from having to to acquire more land and for or displace people beyond the existing site boundary। so this is what actually it is talking about। अब यहाँ पर ये पॉइंट करें कि जो हमारी एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट साइट्स हैं, आप यहीं पे ही इनको कमीशन कर दो, वहीं पे ही इनको इंस्टॉल कर दो। अब जब आप ये काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको नया लैंड अक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमको नया लैंड अगर हम अक्वायर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से लोगों को हमको डिस्प्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि जो एरियाज ऑलरेडी हैं भाई हम उसी पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके नाउ अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात यहाँ पर कह रहा है दैट these are designed with a smaller core damage frequency and likelihood that an accident will damage the nuclear fuel and the source term also over here compared to the conventional NPPs, that is the nuclear power plants। they also include enhanced seismic isolation for the more safety purpose as well, because जो nuclear power plants अगर वहाँ से अगर रिलीज हो जाता है, अगर सपोज कि वहाँ से जो डैमेज होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल रिलीज होता है, या फिर जो वो एरिया ये जो एनपीपीज हैं अगर किसी तरीके से वहाँ पे अगर अनकंट्रोल वे में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, तो इट इज़ रियली वेरी डेंजरस फॉर द पीपल, फॉर द एनवायरनमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एसएमआर में इसके चांसेस बहुत ही मिनिमल हैं, बहुत ही कम है, एंड प्लस इसमें जो है सेफ्टी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा better है as compared to the NPPs also। so these are the points which it is actually saying कि काफ़ी ज़्यादा better है as compared to the NPPs। next SMRs जो है वो ब्राउन फील्ड्स जो है, जो ब्राउन फील्ड साइट्स है वहाँ पर भी इनको जो है इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन उन एरिया में आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को नहीं कर सकते हो, लेकिन ये एसएमआर्स जो है वहाँ पर आप इनको ज़रूर जो है इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पर जो है इनका वर्किंग जो है वो आराम से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि कुंडकुलम में जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन वहाँ पर जिस तरीके को साइट को लेकर के बात मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी, सो दैट वोंट बी फेस्ड बाय द एसएमआर। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट।
Now, accelerating the deployment of SMRs under international safeguards by implementing a coal to nuclear transition at existing thermal power plant sites will take India closer to the net zero and improve the energy security, because uranium resources are not as concentrated as reserves of the critical minerals over here. And यहाँ पर एक और पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे जो लो एनरिच्ड यूरेनियम है, ओके, जो लो एनरिच्ड यूरेनियम है वही हमारे लिए यहाँ पर काम कर जाएगा. वी वोंट बी इन नीड ऑफ द गुड गुड एनरिच्ड यूरेनियम्स, वी वोंट नीड दैट. यहाँ पर जो है लो एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको भी दैट विल ऑल्सो do the work. The potential for time and cost overruns also lower as compared to that of the NPPs or the any other ones. तो यहाँ पर यही कह रहा है कि फैक्ट्री यहाँ पर मैन्युफैक्चर जो है, जो SMRs है वो फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, एंड जहाँ पे जो साइट है वहाँ पे जाकर के उसको असेंबल कर दो एंड इट इज़ गुड टू गो, राइट. सो इसके काफ़ी सारे जो प्लस पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर एक्चुअली गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि दैट दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस इज़ द अमेज़न नेशंस. तो अमेज़न नेशंस जो हैं अभी रिसेंटली इनकी मीटिंग हुई एंड इन्होंने कहा कि वी ओट टू प्रोटेक्ट दी अमेज़न, एंड हम जो है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वो नहीं होने देंगे. Amazon Cooperation Treaty Organization, that is ACTO, adopted what a host country Brazil called a new and ambitious shared agenda to save the rainforest, a crucial buffer against climate change. So this is what they have actually said about this thing. And यहाँ पर जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनामे एंड वेनेजुएला. तो यहाँ पर जो है वो उन एरियाज़ को आप देख लीजिए बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा. आप लोगों को पता ही होगा रिवर बेसिन, मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि तो बेसिन क्या होता है, आप सभी को पता ही है, ठीक है. तो दिस इज़ दी अमेज़न रिवर, ठीक है, एंड इसी का ही पूरा जो एरिया है वहीं पे ये पूरा अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है. अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज, तो ऑब्वियसली बात है कि ब्राज़ील तो है ही है. नेक्स्ट कम्स दी बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, देन सूरीनामे, एंड यहाँ पर जो है फ्रेंच गुयाना. ये सारे जो है इसके बेसिन मतलब अमेज़न फॉरेस्ट के एरिया में जो है ये सारे के सारे आते हैं. Next and last topic of the day is the India takes a first step to remove animals from the drug testing. तो अब animals के ऊपर drug testing ना हो करके कहाँ किस चीज़ के ऊपर होगा? So that is what we are going to see over here. Okay. यहाँ पर जो देखिए हिस्टोरिकली जो भी टेस्टिंग होती थी वहाँ पर एनिमल्स के ऊपर पहले टेस्टिंग करते थे, उसके बाद जो है ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ करते थे, ठीक है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ करते थे. लेकिन एनिमल टेस्टिंग जो होती थी तो एनिमल की जो एनाटॉमी होती है और ह्यूमन की जो होती है बायोलॉजी एंड ऑल, सो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, वो बहुत ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी एनिमल्स, राइट. तो काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग जो है वो कामयाब रहती थी, बट ह्यूमन ट्रायल्स जब होते थे तो वहाँ पे फेलियर हो जाता था, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि ये कन्वेंशनल मेथड जो है वो हमको छोड़ने की ज़रूरत है, राइट. अब यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेस्टिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? एक तो ऑर्गेनॉइड्स है, ऑर्गन्स ऑन चिप है, एंड देन 3D बायो प्रिंटिंग है. ये 3 तरीके से जो है अब टेस्टिंग होगी. लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये भी चीज़ आ जाती है कि ये जो है ये कोई आसान तरीके नहीं है. वी विल इन नीड ऑफ एक्सपर्ट्स who can do this thing. तो यहाँ पर पॉइंट यही चीज़ आ जाता है कि हमको अब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस टाइप के चीज़ों को डेवलप कर सके. Okay, so we will in need of a dedicated center for excellence in India
या जहाँ पर कि हम ये जो एक्सपर्ट्स है, इस टाइप की जो डिसिप्लिन्स हैं वो डेवलप कर सके, वहाँ पर उनको लोगों को ट्रेन कर सके जो कि इस तरीके की चीज़ों पे टेस्टिंग कर सके, और उनसे जो भी हमारे निष्कर्ष निकलते हैं उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंगली देख सके कि भाई ये ह्यूमन ट्रायल्स के लिए आगे जा सकता है या फिर नहीं। ओके, सो यहाँ पर एक्सपर्टीज़ जो है वो कहाँ कहाँ होनी चाहिए होगी? बायोलॉजी में, मटेरियल साइंस में, फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, इन सभी पे जो है एक्सपर्टीज़ होना हमारे लिए अब ज़रूरत वाला चीज़ जो है वो हो जाएगा। ओके, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन में कैसा सीन है? यहाँ पर रेजोल्यूशन लेकर के आया गया जहाँ पर कि एनिमल टेस्टिंग से अब ट्रांजिशन करने की बात करी जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में FDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 है। इट परमिट्स यूजिंग एडवांस्ड मेथड्स फॉर ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी टेस्टिंग ओवर हियर। सेकेंड, यहाँ पे साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया में बिल लेकर के आए गए हैं जहाँ पर कि एनिमल टेस्टिंग के ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं। कनाडा में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करके दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि जो वर्टिब्रेट एनिमल है उनके ऊपर टॉक्सिसिटी वाली जो टेस्टिंग है वो सारी चीज़ें ना हो। आप जो मेकअप यूज़ करते हैं तो उन सभी को भी एनिमल टेस्टिंग के ये जो फेज होता है उससे गुजरना पड़ता है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर सपोज टू बी अवॉइडेड, एंड यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि नाउ वी विल बी डूइंग ऑल दीज दी टेस्टिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, एंड दिस इज नॉट ईजी, this is not easy. Okay, we will be in need of the experts to do that. खैर, पहला कदम हमने लिया है at least. चलिए, so with this thing we come to an end to our daily news analysis. I hope you people liked it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time.